हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कैपिटल गेन टॉपिक में इस आय के चौथे शीर्षक में विनियोग करने पर करमुक्त पूंजी लाभ। कैपिटल गेन दोज आर एग्जेम्प्टेड बाय इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट किसमें करें तो विभिन्न धाराएं दे रखी हैं, वो धारा वर्णित करती है कि किस प्रकार के पूंजी लाभ या शुद्ध क्रय प्रतिफल, विक्रय प्रतिफल जो कंसिडरेशन है वो किस प्रकार की संपत्ति में विनियोग करने पर कौन सी धारा की छूट कितनी ली जा सकती है। विभिन्न धाराएं इसके संदर्भ में दे रखी हैं, आपके सामने है। धारा 54 क्या कहती है? आवासीय मकान, रहने के मकान, रेजिडेंशियल हाउस से होने वाला एलटीसीजी। मैंने यहाँ पर एक शब्द हर एक धारा में लिखा हुआ है लास्ट में कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ के संदर्भ में है ये छूट या अल्पकालीन पूंजी लाभ के संदर्भ में है या दोनों के संदर्भ में है। तो फिलहाल ये दीर्घकालीन पूंजी लाभ अगर हो रहा है ऐसा वेस्टी को या एचयूएफ को, रहने के मकान या उससे लगी हुई भूमि, इससे ऐसे मकान या भूमि जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कर योग्य हो, तो वो कर मुक्त कब हो सकता है? जबकि ट्रांसफर डेट जो है संपत्ति की, उस आवासीय भवन की, उससे पहले के 1 वर्ष में वो आवासीय मकान में विनियोजन कर दे, वो पूर्व के 1 वर्ष में आवासीय मकान में विनियोजन कर दे, या बाद के 2 वर्ष में आवासीय मकान क्रय कर ले, या बाद के 3 वर्षों में वो बनवा ले मकान को, या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में वो ये पूंजी लाभ जमा करवा दे निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कि बाद के 2 वर्षों में वो मकान को क्रय कर लेगा या बाद के 3 वर्षों में वो मकान को बनवा लेगा। तो सीजीएस में जमा कब तक करवा सकता है? वो जिस वर्ष ये ट्रांसफर किया गया है उस वर्ष की आयकर विवरणी या आयकर नक्शा दाखिल करने की तारीख तक वो सीजीएस में जमा करा दे। ये निर्दिष्ट खाता है जो इसी उद्देश्य से रखा गया है या निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए वो पैसा इसमें जमा है और उसी उद्देश्य के लिए इसमें से निकलवाया भी जा सकेगा। ऐसी स्थिति में वो जो पूंजी लाभ है धारा 54 के तहत करमुक्त हो जाएंगे। साथ में ये याद रखना है अपने को, एक सीजीएस से अगर ये पैसा निर्दिष्ट समय में वो उपयोग में नहीं लिया गया तो ट्रांसफर डेट से 3 साल के बाद जिस भी वर्ष में वो, जिस भी प्रीवियस ईयर में वो डेट आती है 3 साल बाद वाली, उस वाले वर्ष में पूंजी लाभ पुनः कर योग्य हो जाएंगे। फिर मकान ये जो क्रय किया गया, ये जो बनवाया गया है, अगर ये कर लिया गया है उपक्रम, तो आने वाले 3 वर्षों में उसको जब भी ये क्रय किया गया, ये जब भी वो बनवाया गया 3 वर्ष की अवधि के अंदर 2 वर्ष की अवधि के अंदर, उस तारीख के बाद ये या ये डेट कोई सी भी हो सकती है, इस डेट के बाद 3 वर्षों में उसको बेचना नहीं चाहिए, 3 वर्षों में उसको सेल नहीं करना चाहिए, ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो बेचने वाले वर्ष में जो पूर्व में कर मुक्त हुए थे पूंजी लाभ वो पुनः कर योग्य हो जाएंगे उस वाले वर्ष में। तो मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि से 3 वर्ष में निर्धारित उपयोग क्रय या बनवाने नहीं पर उस वर्ष की वो आय हो जाएगी और वो एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बस यहाँ पे एक फर्क और है, जो अगर ये पूंजी लाभ जो हो रहा है दीर्घकालीन पूंजी लाभ, ये अगर 2 करोड़ रुपए तक है तो ऐसी स्थिति में वो 2 मकान क्रय कर सकता है या 2 मकान
बनवा सकता है। तो यह है धारा 54 के प्रोविजन, आवासीय मकान को बेचकर आवासीय मकान में विनियोजन करने का। ऐसे ही 54B जो है वो है शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण पर LTCG और STCG, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तब भी कर मुक्ति है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तब भी मुक्ति है। भूमि कौन सी होनी चाहिए? शहरी क्षेत्र में। हमने पहले पढ़ा है आबादी के आधार पर 10,000 या ज्यादा, नगर पालिका की सीमा में 1 लाख तक की आबादी, 1 लाख से ज्यादा 10 लाख की आबादी, 10 लाख से ज्यादा आबादी, क्रमशः 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर स्थित अगर कृषि भूमि है तो वो शहरी कृषि भूमि है, अंदर होने पर वो कृषि भूमि शहरी कहलाती है। ऐसे भूमि के हस्तांतरण पर अगर कोई दीर्घकालीन या अल्पकालीन पूंजी लाभ हुआ है तो वो करमुक्त हो सकता है। कब हो सकता है? जबकि ट्रांसफर डेट जो है, ट्रांसफर डेट तो हमेशा इंपॉर्टेंट होगी संपत्ति की, क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर में है तभी छूट के काबिल होगी। ट्रांसफर डेट के पूर्व के 2 वर्ष से उस भूमि का उपयोग वो स्वयं, उसके माता पिता या HUF का सदस्य है तो उसका HUF कृषि कार्यों के लिए कर रहे थे। पूर्व के 2 वर्षों से लगातार उसका उपयोग, जमीन का उपयोग, शहरी भूमि का उपयोग कृषि कार्यों में कर रहे थे। और बाद के 2 वर्षों में, बाद के 2 वर्षों में नई ग्रामीण या शहरी भूमि में इसका विनियोग कर दिया गया है। शहरी भूमि में अगर विनियोग कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये जो शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि है उसके हस्तांतरण पर होने वाला दीर्घकालीन या अल्पकालीन पूंजी लाभ करमुक्त हो जाएगा। या फिर इसको CG और CGAS 1988 में जमा करवा दिया जाए निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए, यानी कि 2 वर्षों में ग्रामीण या शहरी भूमि क्रय कर ली जाएगी। यहां पर एक बात और है कि अगर ये शहरी भूमि में विनियोजन किया गया है तो ये वापस बेची नहीं जानी चाहिए 3 वर्ष तक। अगर 3 वर्ष के अंदर अंदर शहरी कृषि भूमि को वापस बेच दिया है तो जो पूंजी लाभ है वो शॉर्ट टर्म पूंजी लाभ हो जाएंगे। एक बात, अगर वापस उसको बेच दिया है 3 वर्षों के अंदर, जब भी क्रय किया उसके 3 वर्षों के अंदर अगर बेच दिया है तो शहरी भूमि से होने वाले जो लाभ है पूंजी लाभ वो शॉर्ट टर्म पूंजी लाभ कहलाएंगे। न सिर्फ नए उत्पन्न पूंजी लाभ वरन पुराने कर मुक्त हुए पूंजी लाभ, दोनों ही पूंजी लाभ यहां पर कर योग्य हो जाएंगे और शॉर्ट टर्म पूंजी लाभ कहलाएंगे वो। तो शहरी भूमि के हस्तांतरण पर इस प्रकार से कर मुक्ति मिलती है। ऐसे ही अगला है 54D, औद्योगिक उपक्रम से संबंधित भूमि व भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से। कंपल्सरी एक्विजिशन अगर हो रहा है किसका? औद्योगिक उपक्रम से संबंधित भूमि और भवन का, और उससे अगर कोई LT या ST लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन अगर उत्पन्न हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वो करमुक्त हो सकता है, बशर्ते कि ट्रांसफर डेट को पकड़िए। ट्रांसफर डेट से पहले के 2 वर्ष में उस औद्योगिक उपक्रम की भूमि और भवन का उपयोग वो अपने व्यापार में कर रहा हो, अपने व्यवसाय में कर रहा हो एक शर्त, और 3 वर्षों में आने वाले बाद के 3 वर्षों के अंदर अंदर 3 वर्षों के अंदर अंदर भूमि भवन या उसके संदर्भ के अधिकार को वो क्रय कर लेता है। भूमि भवन और उसके संदर्भ के अधिकार को अगर वो क्रय कर लेता है तो ऐसी स्थिति में ये जो पूंजी लाभ हैं वो कर मुक्त हो जाएंगे।
या फिर इसी उद्देश्य से कि 3 वर्षों में भूमि भवन क्रय कर लेगा, वो CGAS 1981 में इस प्रीवियस ईयर की जो आयकर नक्शा दाखिल करने की तिथि है उस तिथि तक CGS में जमा करा दे तो पूंजी लाभ कर मुक्त हो जाएंगे। अब ये जब अगर 3 वर्षों में भूमि और भवन क्रय किया है, जिस भी तारीख को किया है इन 3 वर्षों के अंदर, उस तारीख से वापस 3 वर्षों में उसको ट्रांसफर नहीं करना है पूंजी लाभ के कर मुक्त ही बने रहने के लिए। अगर उसने पुनः इसको वापस से 3 वर्षों के अंदर हस्तांतरित कर दिया तो ऐसी स्थिति में जो विनियोजन तक कर मुक्त हुए थे पूंजी लाभ, पहले जितनी राशि का विनियोजन इसमें किया था उतनी राशि तक वो कर मुक्त हुए थे, वो पुनः उस वर्ष कर योग्य हो जाएंगे जिस वर्ष में भी इसके 3 वर्षों के भीतर जब भी उसने ये विक्रय किया है। और इस प्रकार से जो उत्पन्न पूंजी लाभ है वो उस वर्ष टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे ही अगला है 54EC। 54EC कहती है कि कुछ विशिष्ट संपत्ति यहां पर बॉन्ड्स हैं में विनियोग करने पर भूमि भवन असेसमेंट ईयर 19-20 से केवल भूमि भवन के लिए है ये, उससे पहले वाले वर्षों में किसी भी पूंजी संपत्ति के दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर था, है ना। तो असेसमेंट ईयर 19-20 से भूमि भवन के LTCG और असेसमेंट ईयर 19-20 से पहले किसी भी संपत्ति के पूंजी संपत्ति के LTCG जो भी हो रहे हैं दीर्घकालीन पूंजी लाभ, वो कुछ विशिष्ट संपत्ति यानी बॉन्ड्स जो निर्दिष्ट हैं उनमें विनियोग करने पर कर मुक्त हो जाएंगे। कैसे ये, इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हैं कि ट्रांसफर की जो डेट है उस डेट के बाद के 6 माह के भीतर जो पूंजी लाभ है उनको केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट बॉन्ड्स में विनियोग करना है। बॉन्ड्स अगर ये 1/4/18 से पहले के हैं तो 3 वर्ष में शोधनीय, और 1/4/18 या बाद के हैं तो ऐसी स्थिति में 5 वर्ष में शोधनीय बॉन्ड्स होने चाहिए। ये 3 प्रकार के बॉन्ड्स हैं। एक NAHI नेशनल अथॉरिटी ऑफ हाईवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और दूसरा है REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, और तीसरा केंद्रीय सरकार जिसको भी निर्देश कर दे वो बॉन्ड। तो 1/4/18 या पहले तो 3 वर्ष की शोधनीय, 1/4/18 या बाद के तो 5 वर्ष के शोधनीय। इन कंपनी के बॉन्ड्स में 6 माह के भीतर ट्रांसफर डेट की उसको विनियोग कर देना है। उससे क्या होगा, ये जो LTCG हो रहे हैं भूमि और भवन के असेसमेंट ईयर 19-20 के, अपने प्रीवियस ईयर में अगर बेचेगा तो भूमि भवन, और असेसमेंट ईयर 19-20 से पहले वाले असेसमेंट ईयर के लिए हुआ तो सभी प्रकार की संपत्तियों के पूंजी लाभ कर मुक्त हो जाएंगे 6 माह के भीतर ट्रांसफर कर देने पर। अब यहां के जो इसमें 2 बातें और हैं कि एक तो सरकार ने जो इसकी लिमिट तय करी है विनियोजन की राशि तक तो कर मुक्त है, लेकिन उस विनियोजन की राशि की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा के कर मुक्त नहीं हो सकते, और 50 लाख में विनियोजन वो इन संपत्तियों में 50 लाख तक का विनियोजन पूंजी लाभ का कैसे कर सकता है, इस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर डेट आ रही है, या उसके ठीक बाद के
प्रीवियस ईयर में। इन 2 प्रीवियस ईयर में मिला के 50 लाख रुपए तक का विनियोजन कर देने पर जो पूंजी लाभ हो रहे हैं इस प्रकार के, वो कर मुक्त हो जाएंगे। साथ में ही क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 वर्ष और 5 वर्ष में शोधनीय, इससे पहले जब भी उसने विनियोजन किया इस 6 माह में, उसके बाद में ये 3 या 5 वर्ष के भीतर उसको रिडीम नहीं करवाना है, शोधन नहीं करवाना है, न ही इसके संदर्भ में कोई अग्रिम लेना है। अगर वो ऐसा कुछ भी करता है, अग्रिम लेता है या शोधन करवाता है, तो उस वर्ष वो पुनः कर योग्य हो जाएंगे कर मुक्त हुए पूंजी लाभ। तो ये इस प्रकार की छूट है विशिष्ट संपत्तियों बॉन्ड्स में विनियोग करने पर। लगभग इसी प्रकार की छूट है धारा 54E की। 54E में विशिष्ट कोष के यूनिट्स में विनियोग करने पर एलटीसीजी कर मुक्त हो जाएंगे। एलटीसीजी किसी भी प्रकार की संपत्ति से हो सकते हैं। इस वाले में था भूमि भवन AY 1920 से, इसमें किसी भी प्रकार के संपत्ति के एलटीसीजी कर मुक्त होंगे। तरीका करीब करीब वही है, वही 6 माह के भीतर ही उसको विनियोग करना है। विनियोजन की राशि तक एलटीसीजी कर मुक्त होंगे, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख की है। 50 लाख का विनियोजन वो ट्रांसफर डेट वाले प्रीवियस ईयर या उसके ठीक बाद की प्रीवियस ईयर में कर सकता है, और ऐसा विनियोजन मिला के 50 लाख रुपए तक कर मुक्त हो जाएगा। फिर ये जो विशिष्ट कोष के यूनिट हैं, ये केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्दिष्ट होंगे। इनको 3 वर्ष के भीतर उसको वापस हस्तांतरित नहीं करना है। अगर 3 वर्ष के भीतर हस्तांतरित कर दिया तो उत्पन्न हुए जो पूंजी लाभ हैं वो एलटीसीजी कहलाएंगे, और वो उस वाले वर्ष, जिस वाले वर्ष की ये हस्तांतरित कर दिए गए हैं बॉन्ड्स यूनिट्स, वो उस वाले वर्ष में कर योग्य हो जाएंगे। 54EC और ई में एक और बात थी खास, आपने नोटिस किया होगा कि CGAS 1988 में विनियोजन नहीं है। इन दोनों ही में है ना, वहां पर विनियोजन नहीं है। यहां पर सीधे उस संपत्ति में जो कि EC में बॉन्ड्स है और ई में यूनिट से, उसमें विनियोग होना चाहिए 6 माह के भीतर। तो इस प्रकार से ये कर मुक्ति दी जाती है ई की यूनिट्स में विनियोग करने पर किसी संपत्ति के पूंजी लाभ दीर्घकालीन वाले हों तो। ऐसे ही 54F आवासीय मकान को छोड़कर अन्य एलटीसीजी अगर कोई हो रहे हैं, रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर, रेजिडेंशियल हाउस वाले थे 54 के, जिसमें रेजिडेंशियल हाउस को बेचकर रेजिडेंशियल हाउस में विनियोग था। यहां पर एक आवासीय मकान को छोड़कर अन्य पूंजी संपत्तियों से अगर कोई दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है तो वो ऐसी स्थिति में, यहां पर अंतर एक विशेष याद रखिए, 54F में शुद्ध क्रय प्रतिफल का विनियोग होना चाहिए। बाकी में क्या था, पूंजी लाभ का विनियोग होना चाहिए। यहाँ पे 54F में शुद्ध क्रय प्रतिफल, मैंने शब्द गलत लिखा है, शुद्ध प्रतिफल का विनियोग होना चाहिए जो प्राप्त हुआ है। कंसीडरेशन जिसको हमने बोला था पिछले वाले वीडियो में भी हमने समझाया, कंसीडरेशन जिसको हमने कहा शुद्ध प्रतिफल जो मिल रहा है उसका विनियोग होना चाहिए। शुद्ध प्रतिफल क्या है, जो कुल प्रतिफल है उसमें से हस्तांतरण के व्यय को घटा दिया जाए तो वो शुद्ध प्रतिफल होगा, नेट कंसीडरेशन कहलाएगा। 54F में नेट कंसीडरेशन का विनियोग हो जाना चाहिए। तो ये भी उसी प्रकार से है, कैलकुलेशन के तरीके वही है ऑलमोस्ट। ट्रांसफर डेट के ठीक पहले के 1 वर्ष में आवासीय मकान में को क्रय करने में विनियोग कर दे। बाद के 2 वर्षों में आवासीय मकान को
क्रय कर ले, बाद के 3 वर्ष में, अगर 2 वर्ष में क्रय नहीं करता है तो 3 वर्ष में बनवा ले आवासीय मकान को, तो ऐसी स्थिति में उसको छूट मिल जाएगी। यानी कि पूर्व के 1 वर्ष में विनियोजन कर दे, बाद के 2 वर्ष में आवासीय मकान क्रय कर ले, या बाद के 3 वर्ष में आवासीय मकान बनवा ले, या फिर CGAS 1988 में इस निर्दिष्ट कार्य के लिए कि 2 वर्ष में वो मकान को क्रय कर लेगा या बाद के 3 वर्ष में आवासीय मकान को वो बनवा लेगा, अगर वो ट्रांसफर डेट वाले प्रीवियस ईयर की आयकर नक्शा दाखिल करने की तारीख तक CGAS 1988 में जमा करवा दे तो इस वाले वर्ष में उसको छूट मिल जाएगी। इस बात पर जमा किस चीज को करवाना है, उसको शुद्ध प्रतिफल को, न कि पूंजी लाभ को, जैसे कि अन्य सेक्शंस में था। अब अगर वो 2 वर्ष में मकान क्रय कर लेता है या 3 वर्ष में मकान बनवा लेता है, जैसी भी स्थिति हो, उस तारीख से, जिस तारीख को ये विनियोग किया गया है, कि बाद के 3 वर्षों में वापस उसको, चाहे ये स्थिति थी चाहे ये स्थिति थी, 3 वर्ष में उसको बेचना नहीं है, ट्रांसफर नहीं करना है। अगर ट्रांसफर ऐसा वो कर देता है तो जो पूंजी लाभ करमुक्त हुए हैं इस वाले साल में, जबकि ट्रांसफर डेट वाले समय में ऐसा कुछ करने पर वो पुनः कर योग्य हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर शुद्ध जो प्रतिफल है, नेट कंसिडरेशन है, उस राशि से अगर कम विनियोग किया तो क्या होगा, शुद्ध प्रतिफल के बराबर या ज्यादा विनियोग कर देने पर तो समस्त पूंजी लाभ कर मुक्त हो ही जाएंगे, परंतु अगर इस राशि से कम विनियोग किया तो फिर आनुपातिक रूप से ही कर मुक्त होंगे पूंजी लाभ। कर मुक्त पूंजी लाभ कैसे होंगे, ऐसे होंगे। देखिए 54F में क्या है, LTCG, इसलिए मैं सीधा पूंजी लाभ की जगह पे लिख रहा हूं LTCG। वो जो LTCG है वो कर मुक्त होंगे किस प्रोपोर्शन में, इस प्रोपोर्शन में कि विनियोग कितना किया इन संपत्तियों में, विनियोग कितना किया और नेट सेल कंसिडरेशन या शुद्ध प्रतिफल कितना है, उसको विनियोग करना था प्रतिफल के बराबर, उसने विनियोग अगर इस राशि से कम किया है तो इस अनुपात में LTCG कर मुक्त हो जाएंगे। विनियोग और शुद्ध प्रतिफल के अनुपात में LTCG कर मुक्त हो जाएंगे। और 3 वर्ष में उसको बेचना नहीं है, 3 वर्ष में ये क्रय किया गया मकान क्रय की तारीख से, या 3 वर्ष में ये बनवाया गया मकान बनवाने की तारीख से अगर पुनः हस्तांतरित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कर मुक्त हुए पूंजी लाभ वापस से कर योग्य हो जाएंगे। तो यह है 54F, जिसमें एक विशेष बात थी कि पूंजी लाभ की जगह पे शुद्ध प्रतिफल विनियोजन होना चाहिए और छूट जो है वो आनुपातिक मिलती है। अगली सेक्शन है धारा 54G, शहरी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम हटाने पर संपत्तियों जिसमें भूमि भवन प्लांट मशीन है परंतु फर्नीचर नहीं है। भूमि भवन प्लांट मशीन से LTCG और STCG दोनों है, फर्नीचर के हस्तांतरण पर नहीं। शहरी क्षेत्र से अगर औद्योगिक उपक्रम हटाकर शहरी या गैर शहरी क्षेत्र में ले जाया गया है तो ट्रांसफर डेट को देखिए, हस्तांतरण की तिथि से देखिए, उसके पहले के 1 वर्ष में और बाद के 3 वर्ष में अगर ये भूमि भवन प्लांट और मशीन हटा के शहरी क्षेत्र या गैर शहरी क्षेत्र में अगर हस्तांतरित कर दिए गए हैं, वहां पर ये विनियोजन या व्यय कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ये जो शहरी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम हटाने के पूंजी लाभ हैं वो कर मुक्त हो जाएंगे। फिर ये जो 3 वर्ष में विनियोग किया गया है उसको वापस 3 वर्षों के अंदर हस्तांतरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो अभी जो कर मुक्त हुए पूंजी लाभ है वो पुनः कर योग्य हो जाएंगे।
ये जो 3 वर्ष में हस्तांतरण है वो कैसे माना जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी में विनियोग कर दिया जाए, लैंड एंड बिल्डिंग में अगर विनियोग कर दिया जाए, या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी योजना में व्यय कर दिया जाए 3 वर्ष के अंदर अंदर, तो ये जो पूंजी लाभ है वो छूट के काबिल, कर मुक्ति के काबिल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे अगर अपन देखें, पर इससे पहले एक चीज और देखें कि ये जो छूट है इसके संदर्भ में 54 जी के संदर्भ में ये विनियोजन तक कर मुक्त है। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नई एसेट की मानी जाएगी वो न्यू कॉस्ट जो होगी उसमें से कर मुक्त पूंजी लाभ पुनः घटा दिए जाएंगे अगर 3 वर्ष के भीतर ही उसको वापस से बेच दिया जा रहा है। तो साथ ही हासमान संपत्तियों पर, अगर ये जो हासमान संपत्तियां हैं अगर इसमें, तो उनके ऊपर उत्पन्न होने वाला लाभ एसटीसीजी कहलाएगा था, और अन्य जो है हासमान जो नहीं है उन पे उत्पन्न होने वाला लाभ अवधि के अनुसार एसटीसीजी हो सकता है या एलटीसीजी हो सकता है। फर्नीचर पर कर मुक्ति नहीं मिलती है, ये इसमें अपने को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगली सेक्शन है 54 जीए। जीए क्या कहती है? शहरी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम को विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, है ना, एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में संपत्तियों का मतलब अभी भी वही है, भूमि, भवन, प्लांट और मशीन को हस्तांतरण करने पर एलटीसीजी और एसटीसीजी तो दोनों करीब करीब समान है। वहां पर शहरी या गैर शहरी क्षेत्र में हस्तांतरण था, यहाँ पे सेज में जो घोषित क्षेत्र होता है उसमें संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर अभी भी इसी प्रकार से ट्रांसफर डेट से 1 वर्ष के भीतर और 3 वर्ष के भीतर अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये कर मुक्ति मिल जाएगी। उसमें भी था, इसमें भी है कि सीजीएएस 1988 में जमा करवा दिया जाए तो भी ये कर मुक्ति मिल जाएगी। किस पर्पज से? कि आने वाले 3 वर्ष में ऐसा विनियोग कर दिया जाएगा। फिर वही 3 वर्ष के भीतर उसको बेचना नहीं है, तो नहीं तो उस वर्ष वो जो कर मुक्त हो रहे थे पूंजी लाभ पहले, वो कर मुक्ति खत्म हो जाएगी, यानी कि वापस से वो कर योग्य हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर उसका प्रभाव आएगा। उसके बाद में है 54 जीबी। कुछ दशाओं में आवासीय संपत्ति के हस्तांतरण पर, देखिए यहां आवासीय संपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाला एलटीसीजी आवासीय संपत्ति में विनियोग हुआ था। यहां पर जो था 54F में आवासीय संपत्ति को छोड़कर अन्य पूंजी संपत्ति का एलटीसीजी का विनियोग हुआ था। यहां पर आवासीय संपत्ति के हस्तांतरण पर जो एलटीसीजी है वो कुछ दशाओं में करमुक्त हो जाएगा। वो दशाएं क्या है? कि जिस व्यक्ति का ये कार्य हुआ है, जिसने आवासीय संपत्ति का हस्तांतरण किया है, वो ट्रांसफर डेट वाले प्रीवियस ईयर की आय नक्शा दाखिल करने की तिथि तक किसी ऐसी कंपनी के समता अंशों में विनियोग कर दे जो कि निर्दिष्ट कंपनी हो, पात्र कंपनी हो। पात्र कंपनी भी यहां पर पात्र स्टार्टअप है, न्यू स्टार्टअप है, उसमें विनियोग कर दे। तो पहला काम तो ये हुआ कि जो करदाता है उसको ये करना है। अब ये जो पात्र कंपनी है, पात्र स्टार्टअप है, वो पात्र क्या है कि वो पात्र इसलिए कहलाएगी कि इसको वापस क्या करना है, इस कंपनी को क्या करना है, 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष में प्लांट, मशीन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इनमें इसको विनियोग करना है 1 वर्ष के भीतर। अगर ये कंपनी ऐसा कर लेती है या जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट बैंक या संस्था है उसमें ये राशि जमा करा देती है, ये ऐसा कर लेती है, स्टार्टअप या कंपनी ऐसा कर लेती है, तो करदाता को ये छूट
54 GB की मिल जाएगी। यानी कि इसको क्या करना है, करदाता को आय का नक्शा दाखिल करने की तारीख तक ऐसी कंपनी के संतांशों में विनियोग करना है। जो पात्र स्टार्टअप है, पात्र स्टार्टअप को क्या करना है, इसको छूट कब मिलेगी, जब ये कंपनी ऐसी है जो कि ये काम करती हो, क्या काम करती हो कि 1 वर्ष के भीतर वो विनियोग कर दे प्लांट मशीनरी में, कंप्यूटर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, या फिर केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्दिष्ट बैंक में या संस्था में वो जमा करा दे निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए। तो इस करदाता के लिए ये जो पूंजी लाभ है वो कर मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कर मुक्तियां मिलती हैं। यहां पर 54F और 54GB को मैं वापस से बोल रहा हूं, है ना। 54GB अभी अपन ने देखा है, 54F और 54GB में विशेष बात है। अब इसको जो विनियोग करना है करदाता को, इसका किसका करना है, इसमें भी याद रखिए शुद्ध प्रतिफल का विनियोग करना है। यहां पर भी शुद्ध प्रतिफल था, यहां पर भी शुद्ध प्रतिफल है। और अगर शुद्ध प्रतिफल का विनियोग इसने ऐसा कर दिया है संतांशों में तो कर मुक्ति मिल जाएगी। और अगर कम किया है तो उसी प्रकार से आनुपातिक कर मुक्ति मिलेगी कि वो जो LTCG हो रहे हैं ये विनियोग और शुद्ध प्रतिफल के अनुपात में ही कर मुक्त होंगे। इस अनुपात में ही कर मुक्त होंगे। तो धारा 54F और 54GB इन दोनों में अनुपातिक कर मुक्ति मिलेगी शुद्ध प्रतिफल के, अगर विनियोग की राशि शुद्ध प्रतिफल से कम है। तो बाकी सब में क्या करना है, बाकी सब में गेन्स का विनियोग करना है, लाभ का विनियोग करना है, और इन दोनों में शुद्ध प्रतिफल का विनियोग करना है। तो इस प्रकार से ये विशेष छूटे कर मुक्तियां मिलती हैं विनियोग करने के ऊपर, जो हम पूंजी लाभ की गणना करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, उसमें से घटाएंगे। यहाँ पे आपने समझा है कि LTCG है वो लॉन्ग टर्म वाले में से घट जाएगी, और जहां पे STCG भी लिखा हुआ है वो शॉर्ट टर्म में से भी घट जाएगी। इसके बाद में वैसे एक सेक्शन और है 54H, जो केवल ये बताती है कि अनिवार्य अधिग्रहण होने की स्थिति में, अनिवार्य अधिग्रहण